अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान मुस्लिम ममालिक से जिस तरह के ताउन की उम्मीद कर रहा था, शायद इसे वो नहीं मिल रहा है। ना तो कोई मुल्क खुलकर इसकी हिमायत में बोल रहा है और ना ही अमेरिका और इजराइल की खुलकर तनकीद कर रहा है। यहाँ तक कि कई ममालिक इसके खिलाफ भी हो गए। इन सब के दरमियान ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अल रेजानी ने अब पूरी दुनिया के मुसलमानों को बराह रास्त एक ख़त लिखा है। खत का मतन है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामी ममालिक की हुकूमतों के नाम। ईरान को अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका हमले का सामना करना पड़ा, जो मुज़ाकरात के दौरान एक धोखे के तौर पर हुआ और जिसका मकसद ईरान को कमज़ोर करना था। इस हमले में इस्लामी इनकलाब के एक बड़े रहनुमा और कई शहरियों और फौजी कमांडरों की शहादत भी पेश आई, लेकिन हमलावरों को ईरानी अवाम की मजबूत साबित कौमी और इस्लामी मज़ामत का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं कि चंद इस्तिस्नाओं को छोड़कर ज़्यादातर इस्लामी ममालिक ने सिर्फ सियासी बयानात दिए और ईरानी अवाम के साथ मजबूती से खड़े नहीं हुए। इसके बावजूद ईरानी अवाम ने अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी के साथ हमलावर दुश्मन का मुकाबला किया, यहाँ तक कि आज वो इस स्ट्रैटेजिक बहरान से निकलने का रास्ता तलाश करने में नाकाम हो गया। ईरान बड़े शैतान और छोटे शैतान के खिलाफ मज़ामत के रास्ते पर आगे बढ़ा है, यानी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। लेकिन कुछ इस्लामी हुकूमतों का रवैया पैगम्बर इस्लाम की इस तालीम के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि जो शख्स किसी को पुकारते सुने कि ए मुसलमानों और इसकी मदद ना करे, वो मुसलमान नहीं। कुछ ममालिक इससे भी आगे बढ़ गए और कहने लगे कि ईरान इनका दुश्मन बन गया है, क्योंकि इसने इनके ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों और अमरीकी इजरायली मफादात को निशाना बनाया। क्या ईरान से यह तौक़े की जाती है कि वह हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहे, जबकि आपके ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को इस पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? यह महज एक ज़ाहिरी बहाना है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि हमने जंग बंदी और ना ही मुज़ाकरात के ताल्लुक़ से रब्ता किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वादे किया कि जब तक अमेरिका ये गैर क़ानूनी जंग ख़त्म नहीं करता, हम अपना दिफा तब तक जारी रखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक तरफ़ा और बिला इश्तियाल हमले के बाद ईरान को बातचीत की कोई वजह मुनासिब मालूम नहीं होती। मुज़ाकरात हो रही थी, इसी दौरान हमला किया गया। वाज़ेह है कि अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान तनाज़े को ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। इस सिलसिले में इसने इनसे रब्त किया है, ताहम ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। इसी नवीयत के दावे वो पहले भी कर चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खलीजी ममालिक पर किए जा रहे हमलों का दिफा किया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिकी फ़ौजी अड्डों और असासों को निशाना बना रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन खलीजी ममालिक की सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रही है। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हमने इनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार हैं, वो काफ़ी करीब आ रहे हैं। नाजुक जंगी हालात के दरमियान मुश्तबा खामेनाई की नुमाइंदगी, रहनुमाई और रहबरी के बाद तेहरान ने खलीजी ममालिक, मगरबी एशिया और जनूबी एशिया समेत पूरी दुनिया के इक़्तिसादी ढांचे पर अपना असर डालना शुरू कर दिया है। तारीख में शायद ही पहले कभी खाम तेल की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव देखा गया हो। ईरान पर इजरायली अमरीकी हमले होने से ऐन कबल खाम तेल की कीमत तकरीबन 6,769 रुपये फ़ी बैरल यानी $73 फ़ी बैरल थी। इस हफ्ते के आगाज़ में इसकी कीमतों में सीधा उछाल दर्ज किया गया, जिसने 11,018 रुपये फ़ी बैरल यानी $119 फ़ी बैरल का हिंदसा छोड़ा है। यानी जंग के आगाज़ से लेकर अब तक खाम तेल की कीमतों में 4,258 रुपये फ़ी बैरल यानी $46 फ़ी बैरल का सीधा इजाफा देखा गया। जैसे ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यह तकरीर सामने आई कि जंग जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद बेंचमार्क ब्रेनेट क्रूड की कीमत गिर कर 7,870 रुपये फ़ी बैरल यानी $85 फ़ी बैरल पर आ गई। साफ है कि इन उतार चढ़ाव से कम्युनिटी मार्केट के तिजारती मुआहदों, कीमतों और ख़रीद व फ़रोख्त पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। मौजूदा हफ्ते के पहले दिन खाम तेल की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल देखी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाज़े के हवाले से एक अहम दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम पूरी ताकत के साथ जारी है। अमेरिकी फ़ौज अब तक 7,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बना चुकी है। ट्रंप के मुताबिक इन हमलों से ज़्यादातर तिजारती और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। आज ईरान में 3 मुकामात पर हमला किया गया, जहाँ मिसाइल और ड्रोन बनाए जा रहे थे। अमेरिकी फ़ौज आबना हॉर्मुज़ के इलाके में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाले 30 जहाज़ तबाह कर दिए गए। ताहम यह वाज़ेह नहीं है कि आया वाक़ई
बारूदी सुरंगें अपने हॉर्मुज में बिछाई गई थी। ट्रंप ने कहा कि कुछ ममालिक ने कहा है कि वो इस तनाज़े से बाहर रहना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने आज पीर को रिपोर्ट किया कि ईरानी ख्वातीन फुटबॉल टीम की 5वीं रुकन ने ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने की दरख्वास्त वापस ले ली है और मलेशिया में बाकी स्क्वाड के साथ दोबारा शामिल होगी। ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता हफ्ते 7 ईरानी फुटबॉलर्स को हमदर्दाना वीज़े दिए थे जब उन्होंने पनाह की दरख्वास्त की थी। इनका कहना था कि वो वुमेन्स एशियन कप के एक मैच में कौमी तराना ना गाने के बाद वतन वापस जाने पर जुल्म या इंतकाम के खौफ से पनाह चाहती है। इस वापसी फैसले के बाद 6 खिलाड़ियों में से सिर्फ 2 अफराद और एक इमदादी अमला बाकी रह गए। दावा वापस लेने वाले 5 अफराद से तौक़े की जा रही है कि वो कोलालमपुर में बाकी टीम के साथ मिल जाएंगे, जहां स्क्वाड गुज़िश्ता हफ्ते सिडनी से रवाना होने के बाद से मुक़ीम है। ऑस्ट्रेलिया के मुआविन वज़ीर बराए ख़ारजा उमूर मैट थैसिल थ्योड ने स्काई न्यूज़ को बताया कि हुकूमत इन अफराद के फैसले का एहतराम करती है जो ईरान वापस जाने का इंतखाब कर चुके हैं और हम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद दोनों अराकीन को ताउन फराहम करते रहेंगे। अमेरिका में एक आला व्हाइट हाउस इख्तिसादी मुशीर ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई पर तकरीबन $12 बिलियन खर्च किए हैं, जबकि इंतजामिया अमेरिकियों को जंग के बढ़ते हुए माली बोझ के बारे में मुतमईन करने की कोशिश कर रही है। CBS न्यूज़ से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के एक सीनियर मुशीर क्योन बैसिट ने कहा है कि यह रकम इसराइल के साथ मुश्तरका हमलों के आगाज़ के बाद से अब तक अमेरिका की जानिब से खर्च की गई रकम की अक्कासी करती है। उन्होंने कहा कि 12 बिलियन वो रकम है जिसके मुझे ब्रीफिंग दी गई है कि अब तक खर्च हो चुकी है। ये तबसरा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब वाशिंगटन अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तनाज़ा अमेरिकी मईशत पर काबिल ज़िक्र दबाव नहीं डालेगा और कांग्रेस से हंगामी फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंटागन के अंदाजों के मुताबिक पिछले 6 दिनों में जंग की लागत $11 बिलियन से तजावीज़ कर गई, जिसकी बुनियादी वजह दुरुस्त निशाना बनाने वाले हथियारों और फिदाई हमलों का वसी इस्तेमाल था। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ कई रॉकेट लॉन्च सिस्टम के टेस्ट का मुआयना किया। सरकारी मीडिया ने आज ये बात बताई। इसे अमेरिका और जनूबी कोरिया के जारी फौजी मशकों का जवाब माना जा रहा है। शुमाली कोरिया ने हाल ही में अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फौजी मशकों के जवाब में धमकी दी थी। दोनों ममालिक की फ्रीडम शील्ड फौजी मशकें जारी है, जिन्हें शुमाली कोरिया अपने खिलाफ हमले की तैयारी समझता है। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी यानी KCNA ने बताया कि किम ने हफ्ते को शुमाली कोरिया के मशरक़ी साहिल के करीब 12 हाई प्रेसिशन 600 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर के टेस्ट देखे। जनूबी कोरिया की फौज ने बताया कि शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता रोज़ मशरक़ी समंदर की तरफ तकरीबन 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जनूबी कोरिया की कौमी सलामती कौंसिल ने इन लॉन्चर्स को ऐसा इश्तियाल अंगेज़ कदम करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदातों की खिलाफ वर्जी करता है। KCNA के मुताबिक किम ने कहा कि यह मशक 24 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मनों को बेचैन कर देगी और इन्हें हमारे स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर हथियार की ताकत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक तहक़ीक़ाती टीम की सरबराह ने आज पीर को कहा कि गुज़िश्ता साल ईरान की एक जेल पर किया गया इजरायली फ़िज़ाई हमला जंगी जुर्म था। बरतानी ख़बरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता जून में ईरान के साथ फ़िज़ाई झड़पों के दौरान इसराइल ने तेहरान की ऐवान जेल पर हमला किया था, जिसमें 70 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। यह जेल सियासी कैदियों को रखने के हवाले से मशहूर है। हालिया अमरीकी और इजरायली फ़िज़ाई हमलों में भी इस जेल को नुकसान पहुंचाया था, जिससे वहां मौजूद कैदियों की सलामती के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं, जिनमें एक बरतानवी जोड़ा भी शामिल है। ईरान के बारे में आज़ाद बैनुल-अक़वामी फैक्ट फाइंडिंग मिशन की सरबराह सारा हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल को बताया कि हमें माकूल बुनियादें मिली है कि ऐवान जेल पर फ़िज़ाई हमले करते हुए इसराइल ने एक शहरी मुकाम को जानबूझकर निशाना बनाया, जो कि जंगी जुर्म है। इजरायली फौज ने आज पीर को ऐलान किया कि इसने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ महदूद ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है, जबकि वज़ीर दिफा इसराइल कार्स ने खबरदार किया है कि बेघर होने वाले अफराद इस वक्त अपने घरों को वापस नहीं जा सकेंगे जब तक शुमाली इसराइल को मुकम्मल तौर पर महफूज ना बना दिया जाए। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक लेबनान 2 मार्च को मशरिक़ व सतह की जंग में उस वक्त शामिल हुआ जब ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह ने अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई की हलाकत के रद्दअमल में इसराइल पर हमला किया। इसके जवाब में इसराइल ने अपने शुमाली पड़ोसी लेबनान पर फ़िज़ाई हमले किए और सरहदी इलाकों में फ़ौजी दस्ते दाखिल कर दिए। इजरायली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में इजरायली दिफाई अफ़वाज की 91वीं डिवीज़न के दस्तों ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों के खिलाफ महदूद और हदफ के हिसाब से ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू की है, जिनका मकसद अगले दिफा इलाके को मजबूत बनाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस के एलचियों ने कायरा में हमास के नुमाइंदों से मुलाकात की ताकि गाजा में जंगबंदी को बरकरार रखा जा सके। जंगबंदी इस वक्त शदीद दबाव में है क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू कर रखी है।
اس بات کی تصدیق 3 ذرائع نے برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کو کی۔ ذرائع کے مطابق ہفتے کے آخر میں ہوئی یہ ملاقات ایران کے ساتھ جنگ کے آغاز کے بعد پہلی عوامی طور پر رپورٹ ہونے والی ملاقات ہے۔ یہ ملاقات فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس اور بورڈ آف پیس کے درمیان ہوئی، جو ایک نیا بین الاقوامی ادارہ ہے اور جس کی سربراہی ذاتی طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ اس ادارے کو جنگ کے بعد غزہ کے انتظام و نگرانی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جاپان، آسٹریلیا اور یورپ کے کئی اتحادی ممالک نے آج پیر کو واضح کیا ہے کہ وہ اپنے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی حفاظت کے لیے اپنے جنگی بحری جہاز بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ موقف اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحادی ممالک سے اس اہم سمندری راستے کو محفوظ بنانے کے لیے مشترکہ اتحاد بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، جس کے بعد سمندری تجارت متاثر ہو رہی ہے اور عالمی توانائی کی منڈیاں بھی بے چینی کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ خلیج کے تیل پر زیادہ انحصار کرنے والے ممالک کو اپنے ہرمز کی حفاظت میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ دنیا کی تقریباً 20% توانائی اس راستے سے گزرتی ہے۔ فلوریڈا سے واشنگٹن جاتے ہوئے صدارتی طیارہ ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ میں ان ممالک سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ اپنی سرزمین کی خود حفاظت کریں، کیونکہ یہ دراصل انہی کا علاقہ ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مملکت میں شوال کا چاند چہارشنبہ 18 مارچ 2026 کو دیکھا جائے گا۔ سعودی پریسیڈنسی ایس پی کے مطابق سپریم کورٹ نے بیان میں سنت پر عمل کرتے ہوئے تمام مسلمانوں سے چاند دیکھنے کی اپیل کی۔ بیان میں کہا گیا کہ کوئی بھی شخص شوال کا چاند خالی آنکھ سے یا دوربین کے ذریعے دیکھیں، چاند نظر آنے پر اس کی اطلاع قریبی عدالت کو دیں اور اپنی گواہی ریکارڈ کرائیں۔ شوال کا چاند رمضان کے مہینے کے اختتام اور عید الفطر کے آغاز کا اشارہ دے گا۔ سعودی عرب اور بیشتر عرب ممالک میں 18 فروری کو رمضان کا آغاز ہوا۔ اگر بدھ یعنی چہارشنبے کو چاند نظر نہیں آیا تو جمعرات 30 رمضان اور عید الفطر جمعہ 20 مارچ کو ہوگی۔ عید الفطر اسلامی کیلنڈر کے 10ویں مہینے شوال کے پہلے دن منائی جاتی ہے۔ یہ دن خاندانوں کو اکٹھا ہو کر خوشی منانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے درمیان اسرائیل نے گزشتہ 16 دنوں سے مسجد اقصی کو بند کر رکھا ہے، جو مسلمانوں کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ رمضان کے مہینے میں اسرائیل کے اس اقدام سے دنیا بھر کے مسلم ممالک میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ عرب ممالک کے گروپ عرب لیگ نے اسرائیل کی جانب سے رمضان المبارک کے دوران مسجد اقصی کو بند کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کی۔ عرب لیگ نے کہا کہ اسرائیل کو مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے سے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ عرب ممالک کے گروپ نے ایک بیان میں اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کے اقدامات سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ عرب لیگ کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب 28 فروری کو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل نے مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی کو بند کر رکھا ہے۔ اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنما کے درمیان خطے کی صورتحال پر گفتگو میں فوجی کشیدگی فوری روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مشرقی علاقوں میں رات دیر گئے سے اب تک 60 سے زائد ڈرون مار گرائے ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے AFP کے مطابق سعودی وزارت دفاع کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری متعدد بیانات میں بتایا گیا کہ فضائی دفاعی نظام نے آدھی رات کے بعد مختلف مقامات پر آئے مجموعی طور پر 61 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ وزارت دفاع کے مطابق یہ تمام ڈرون ملک کے مشرقی حصے کی جانب بڑھ رہے تھے، تاہم بر وقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کا دفاعی نظام پوری طرح الرٹ ہے اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری ہے۔ دن کے وقت روزے کی وجہ سے روزمرہ کے کام متاثر ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر رات کے وقت گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے شیڈول میں تبدیلی آتی ہے اور تراویح کی نماز کے بعد اور سحری سے قبل رابطوں میں تیزی آ رہی ہے۔ عرب نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس مقدس مہینے میں ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز اور ای کامرس میں خاص طور پر شام کے وقت تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سوشل میڈیا کنٹینٹ میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے۔ رات کے وقت ایپس پر اسکرولنگ بڑھ جاتی ہے۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ جیسے پلیٹ فارمز رات کے وقت بھرپور انگیجمنٹ دیکھ رہے ہیں، جبکہ دوپہر کو اس میں کمی آ رہی ہے۔ کانٹینٹ کریئٹرز کو رمضان کے مہینے میں حکمت عملی تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض سے تعلق رکھنے والی 26 سال کی لائف سٹائل کانٹینٹ کریئٹر سارہ الحربی کے کہتی ہے کہ میں اپنے روزمرہ کے شیڈول پر کام نہیں کرتی۔ اگر میں افطار کے بعد پوسٹ لگاتی ہوں تو اس پر انگیجمنٹ کم ہوتے ہیں۔ تراویح کے بعد لوگ تازہ دم ہوتے ہیں۔ اس وقت انٹریکشن بڑھ رہے ہیں۔